हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2 की जो पेडागोजी है आपकी, पेपर 2 पेडागोजी, उसके टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक्सप्लेनेशन को डीप में जाके डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा फिर साइंस की पेडागोजी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है सीटेट में। साइंस का जो आपका पेडागोजी है कंप्लीट, जो ये आपका रिवीजन वीडियो है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर मैंने मैथ्स पेपर 2 उसकी भी प्रिपरेशन कराई हुई है। पीवाईक्यू सीरीज में कई सारे मैंने वीडियोस डाले हैं, आप उनको देखिए। और साथ में जो पेडागोजी की का मैंने वीडियो बनाया है लास्ट 50 क्वेश्चंस वाला, उसमें कंप्लीट मैथ्स की पेडागोजी मैंने डिस्कस कर दी है। और साथ में रिवीजन वीडियो भी एक डाला हुआ है जिसमें सारे फॉर्मूलेस मैथ्स जो सीटेड पेपर 2 है उसके लिए भी डाले हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हम आज करने वाले हैं साइंस पेडागोजी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइंस पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, साइंस शुड बी टॉट थ्रू एक्टिविटी, इंक्वायरी एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो हमेशा हमें देखना है कि साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एज अ पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू सीटेट में आपको उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में ही जोड़ के पढ़ाना है, एक्टिविटी करवा के पढ़ाना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा कुछ इंक्वायरी से कुछ सीखे, कुछ उसकी अपनी एक जिज्ञासा जागे और फिर वो खोज करे। जब वो एक्टिविटी करेगा, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में देखकर चीज़ों को सीखेगा, तो उसके लिए चीज़ें सीखना आसान होगा और उसको ज़्यादा देर तक उसका रिटेंशन रहेगा, मीन्स उसका याद समझ भी उसको अच्छे से आएगा। इसी तरह से देखना एंड असिस्ट बाय ऑब्जर्विंग प्रोसेस स्किल। तो जो साइंस में असेसमेंट होता है वो रेदर देन मेमोराइजिंग आंसर्स, आंसर्स के लिए नहीं, बेस्ड ऑन प्रोसेस स्किल्स को आपको देखना है। तो जब भी अपने आप 4 ऑप्शंस में देखेंगे असेसमेंट के बारे में, तो आपको प्रोसेस स्किल्स पर जाना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए का प्रोसेस क्या रहा है, रेदर कि उसने सिर्फ आंसर रट लिया है, आंसर उसको आ गया है, चाहे प्रोसेस को ऐसा भी हो। ठीक है, तो ऑब्जर्व इसको करना है, प्रोसेस स्किल। नेक्स्ट आता है हमें साइंस के नेचर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। साइंस इज सिस्टमैटिक एंड एविडेंस बेसिस। तो साइंस हमारी कैसे होती है, सिस्टमैटिक होती है और साथ में साक्ष्यों के बेस्ड पर होती है, एविडेंस के बेस पर ही साइंस जो है अपना निष्कर्ष निकालती है। नेक्स्ट है इट इज डायनेमिक चेंजेस विद न्यू एविडेंसेस। और दूसरी बात ये भी है, ये डायनेमिक बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई नई इंक्वायरी आएगी, नई डिस्कवरी आती है, तो पुरानी डिस्कवरी को हम चेंज कर देते हैं एज पर अवर न्यू डिस्कवरी। ठीक है, तो इसे डायनेमिक बोलते हैं इसका नेचर। साइंस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर रीजनिंग तर्क वगैरह देंगे, उसके बाद ही इसमें कुछ आगे की डेवलपमेंट या डिस्कवरीज या थ्योरीज। नेक्स्ट है नॉट जस्ट फैक्ट्स बट अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो ये सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स के बेस पे नहीं है, इसमें प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी कि हमने उस इंक्वायरी तक कैसे पहुंचे हैं, उस कर तक आप कैसे पहुंचे हैं, किस एक्सपेरिमेंट्स को करके पूछे, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस इज नॉट फिक्स्ड फैक्ट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसका नेचर है डायनेमिक, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नए साक्ष्य मिलेंगे, तो फिक्स्ड फैक्ट्स के बारे में साइंस नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट। जैसा कि हम सबको पता है, पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन बाद में साइंटिफिक एविडेंसेस ने ये चीज चेंज हो गया, अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में मानते हैं, सोलर सिस्टम के प्लैनेट के रूप में उसको नहीं काउंट करते। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट, ये हमने डिस्कस किया। ऑब्जर्वेशन, हैंडलिंग टूल्स एंड रीजनिंग, इस पर फोकस करता है। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर मिसकंसेप्शन। एक ये वर्ड मिसकंसेप्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने लास्ट जो आपके दिसंबर वाले और जुलाई का जो पेपर आपको ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू सीरीज में डाला है साइंस की, आप जरूर चेक करिएगा। उसमें मिसकंसेप्शंस को लेके कई क्वेश्चंस आए हैं। मिसकंसेप्शन मीन्स बच्चा एक तरह से गलत धारणा बना लेता है अपने चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करके, या टीचिंग में ही कहीं ना कहीं उसको कुछ कन्फ्यूजन सा होता है और वो उसको ही सही मान लेता है। तो ये धारणा को हम कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जस्ट हम इसको डायग्नोस करते हैं और साथ में फिर उसकी जो मिसकंसेप्शंस है, कॉन्सेप्ट को लेके अगर कुछ उसमें चीज़ें उसको डाउट है, तो उसको हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लॉ और थ्योरी। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि लॉज और थ्योरीज बेसिकली होते क्या हैं। तो साइंटिफिक लॉज बेसिकली क्या होते हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस। जब भी लॉ की बात होती है, किसी कोई भी रूल या लॉ पढ़ते हैं, तो वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट हैपन, क्या होता है एग्जैक्टली exactly।
बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार-बार हम लोग जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पर नियम आता है कि क्या होता है। जैसे कि सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे आप जब भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप यही सब पढ़ेंगे कि एक इंसिडेंट रे है, जब वो सरफेस पे मिरर से टकराती है तो दूसरी तरफ जाके रिफ्लेक्ट होती है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जिस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा। दिस इज द लॉ। जबकि थ्योरी क्या होती है? एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंड। इसके बाद अगर इसके पीछे थ्योरी आएगी कि ऐसा होता क्यों है, तो वो हमें उसे हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक थ्योरी। तो दिस इज द डिफरेंस, या आप कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरी। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये साइंटिफिक थ्योरी जो है वो सपोर्ट होती है बाय एविडेंसेस, साक्ष्यों के पर, और जो हमारे लॉज हैं वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स पार्टिकल मोशन। तो काइनेटिक थ्योरी अगर गिवन है तो वो क्या करती है? वो बताती है कि पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है। ठीक है, तो लॉ क्या करता है? वो चीजें डिस्क्राइब करता है कि व्हाट हैपन, क्या होता है, और थ्योरी जो है चीजों को एक्सप्लेन करती है कि व्हाई दिस हैपन, क्यों होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंसेस पे। तो खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सेंसेस और टूल्स। तो जब भी हम लोग अपने सेंसेस से, मीन्स देख कर, सूंघ कर या टच करके, जो चीज़ों से सेंसेस से हम लोग जो चीज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट और फैक्चुअल दोनों तरह से हो सकता है, तो डायरेक्ट या फैक्ट के बेसिस। जैसे कि वाटर बॉयल्स व्हेन ट्रीटेड, जैसे कि सिंपल सा एकदम एग्जांपल है कि जैसे ही हमने गर्म किया तो पानी बॉयल होगा। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। दिस मीन्स हमारा निष्कर्ष है ये। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या होता है? एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं फिर उसके बेस्ड पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो रीजनिंग के बल पे होगा, तर्क के बल पे होगा कि वाटर बॉयल्स बिकॉज हीट इंक्रीजेस पार्टिकल मोशन। तो अब ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि वाटर जैसे ही गर्म करेंगे तो बॉयल होगा, लेकिन बॉयल होगा क्यों? अब ये हम निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को गेन करते ही उनका जो हीट हो जाएगा, तो उनका मूवमेंट जो है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो उनका जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगा और वो बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में कि देखकर जो दिखाना है और निष्कर्ष जो देखने के बाद। अब एक ये तरह का प्रोसेस आता है, जैसे सबसे पहले साइंस में प्रोसेस स्किल्स पे बात होती है कि क्या प्रोसेस है स्किल्स का। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद इन्फरेंस, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पर एक हाइपोथेसिस बनती है जो प्रॉपर लॉ नहीं है। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, थ्योरी, मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल चीज तैयार की जाएगी, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और देन लास्ट में आप कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये पूरा प्रोसेस का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ऑब्जर्वेशन हमेशा यूज होता है टूल्स और सेंसर्स को एज ए टूल यूज करते हैं। इन्फरेंस उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव एंड टेस्टेबल, मीन्स ये फिक्स नहीं है, अभी आप इसके बारे में श्योरिटी से नहीं किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है के बाद। और तो दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्रूवन फैक्ट्स हैं वो हाइपोथेसिस नहीं है, या हाइपोथेसिस जो है वो प्रूवन फैक्ट्स नहीं होते, वो प्रूव्ड फैक्ट नहीं होते, उनको अभी हमें टेस्ट करना है थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। मिसकंसेप्शंस एंड साइंस। तो मिसकंसेप्शंस के बारे में हमें इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अराइज फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस और करेक्ट इनकरेक्ट टीचिंग। समटाइम्स बच्चे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट को आपने क्लास में समझाया और वो उसको सही से समझ नहीं पाए, तो एक मिसकंसेप्शंस बन जाएंगे उनके दिमाग में। शुड नॉट बी रिजेक्टेड इमीडिएटली। तो एज ए टीचर पेडागोजी में आप इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे जैसे ही सुनेंगे, जस्ट यू हैव टू करेक्ट इट थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कशन। तो उसको तरह तरह की एक्टिविटीज करा के डिस्कस करके उन चीजों को करेक्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइटर वंस। तो बेसिकली हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो वो आपकी एयर है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो एयर जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो नीचे गिरेगा, ना कि वो हैवी है इसलिए वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हैवी का मतलब तो ये हो गया कि इट इज कनेक्टेड टू द वेट, लेकिन ये वेट से कनेक्ट नहीं होता है, ये एयर रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो एयर रेजिस्टेंस को उसमें का ज्यादा ज्यादा एयर रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा एयर को रेजिस्ट कर सकती है, इसलिए वो नीचे धीरे गिरेगी। तो ऐसा फील्स होता है कि वेट की वजह से वो नीचे गिर रही है, लेकिन बेसिकली ये एक मिसकंसेप्शन होगा बच्चे के लिए या जिनको नहीं पता है उनके लिए, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट या लाइटर ऑब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं होता। वैक्यूम है जहां पर एयर नहीं है वहां पर दोनों ही सेम रेट से नीचे
ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। तो चलिए इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन अपने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस। तो जैसा कि अभी हमने नेचर ऑफ साइंस पढ़ा है, चलिए देखते हैं। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस इट बिकम्स लॉ। Scientific ideas are tentative and can be modified and disproved. Science is a creative field and science need imagination to carry out their work. तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको अपना सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो आप देख कर ही समझ में आ रहा है कि कोई 2 ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। लेकिन फिर भी अभी जो हमने पढ़ा नेचर ऑफ साइंस उसके बेसिस पर देखते हैं कि डिस्कवरी टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। ठीक है, आइडियाज हैं डिस्कवर किए जाते हैं लेकिन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट उनमें नहीं होता है। ठीक है, वो बेस्ड ऑन जो भी नेचर में अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय ए ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक इट बिकम्स लॉ। तो ये भी हमने समझा कि लॉज क्या होते हैं, क्या होता है नेचर में, क्या हो रहा है, दैट इज लॉ। लेकिन व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस एक्सप्लेन्स थ्योरी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो सी एंड डी इज करेक्ट विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स इन ग्रेड 7। अच्छा भाई ठीक है, ग्रेड 7 में डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स के लिए हम क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई फ्लावर पार्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू हेल्प इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर प्लांट्स। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिनेशन। टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स अराउंड। टू ऑब्जर्व जाइलम एंड फ्लोएम क्लोजली। देखिए ए बी सी डी ई, अब अगर आप अपना ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस, उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया लगता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है, जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं टू आइडेंटिफाई फ्लावर पार्ट्स, बिल्कुल करेक्ट है ये तो बात। भाई फ्लावर पार्ट्स अगर ऑब्जर्वेशन डिटेल्ड है तो फ्लावर पार्ट्स बताए जाएंगे। तो इंस्टिल अ सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर प्लांट्स, ये एक तरह से स्टेटमेंट जो है साइंस पढ़ा रहे हैं हम, कोई मॉरल साइंस पढ़ा नहीं रहे हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिनेशन, यस फ्लावर्स बताते हैं, फिर पॉलिनेशन बताते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन बताते हैं और ये कंटिन्यूअस होता है। अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ अराउंड, चलिए डी वाला अप्रिशिएट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और टू ऑब्जर्व जायरम फ्लोएम, जायरम फ्लोएम जो है वो प्लांट्स फ्लावर्स में नहीं होता है, ये हम सबको पता ही है। तो यहाँ से हम हमें सही क्या लग रहा है, ए सी एंड डी, इस पर हम जा सकते हैं। अब ए सी डी का ऑप्शन है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ए सी डी का ऑप्शन है। वैसे तो अगर आप डी को नहीं मानेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, एथिकल एथिक्स की जहाँ पे बात आती है, कौन सी चीजें समझ में आती है? इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर द टाइम। ओवर द टाइम साइंस इवॉल्व, कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए, इससे कुछ एथिकल वैलिडिटी पे बात आती है। कन्वेइंग सिग्निफिकेंटली एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, ये तो कंटेंट वैलिडिटी हो गई। डायल्यूशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन, या फिर प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चे का जैसा डेवलपमेंटल स्टेज है, जैसा उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसके बेसिस पर कंटेंट को डाइल्यूट करता है। तो ये अगेन एक तरह से कंटेंट वैलिडिटी की बात आ गई। जहां कर एथिकल वैलिडिटी की एथिक्स की बात आ रही है, उसका मतलब हो जाएगा वैल्यूज को प्रमोट करना, ऑनेस्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रौनक was given a task of watching the moon rise from his terrace of for 15 days। 15 दिन के लिए वो चंद्रमा का राइज होना उसको बताया गया, एक टास्क दिया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फरेंस मेड बाय रौनक बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। अब जो भी वो ऑब्जर्व करेगा उसके बेसिस पर वो क्या इन्फरेंस निकालेगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मून राइजेस फ्रॉम ईस्ट ऑलवेज आफ्टर सनसेट। द टाइम ऑफ मून राइजेस वेरीज फ्रॉम डे टू डे। The size of the illuminated part of moon visible from Earth increases after new moon days। या अर्थ ब्लॉक सनलाइट विच रिजल्ट्स इन फेज ऑफ मून। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ चीजें तो बेसिक होती है बिल्कुल, जो इंसान को आती ही आती हैं। पहली बात तो इसमें से 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब से जो सबसे लास्ट पॉसिबल आपको लग रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है। वैसे यहाँ पर डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि मून राइजेस फ्रॉम ईस्ट ऑलवेज आफ्टर सनलाइट, आफ्टर सनसेट। सनसेट के तुरंत बाद तो मून नहीं राइज होता है। ठीक है, वो टेक टाइम लेता है।
दूसरा है दैट टाइम ऑफ मून राइज वेरीज टू वेरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही बात है कि टाइम जो है राइजिंग का डिफरेंट हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हर रोज मून राइज नहीं होता है, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो जाता है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम न्यू मून आफ्टर न्यू मून, तो बिल्कुल है कि अमावस्या के बाद धीरे धीरे साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो बी एंड सी दो ऑप्शन ही हमें चूज करने, तो बी एंड सी हो गया। और ये ब्लॉक सनलाइट ब्लॉक ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है फेजेस ऑफ मून पे, जिन्होंने भी पढ़ा है आप लोग को पता ही है। तो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्फरेंस जो उसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तहरीम वांट्स टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्चुअल गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक इन हर लर्नर्स ऑफ ग्रेड 7। तो कॉन्सेप्चुअल गैप्स को समझने के लिए वो कौन सी टेक्निक को ले सकती है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट सूट होगी? ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशंस एंड गिविंग होमवर्क रेगुलरली। चारों ऑप्शंस में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल गैप्स के लिए आप कॉन्सेप्चुअल मैप्स को, कॉन्सेप्ट मैप को यूज करेंगे, देन आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द व्यूज ऑन एन ओपन बुक क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट। ओपन बुक क्वेश्चन असेसमेंट पे बात होते हैं करते हैं। इट एनकरेजेस ऑल स्टूडेंट टू रीड ऑल बुक थॉरोली एंड मेमोराइज देम। देखिए मेमोराइज जहां पे आएगा वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट, यस अगर बुक ओपन टेस्ट हो रहा है असेसमेंट, तो असेसमेंट का फियर तो कम हो जाता है, ये तो करेक्ट है। इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक, यस बच्चे अपना क्वेश्चन देखेंगे और आराम से बुक को एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे अगर उनको बुक दी जाएगी। ठीक है। इट डजेंट हेल्प टू गॉज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नहीं हेल्प तो करेगी, कहीं ना कहीं बच्चे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे, तभी तो आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो रहा है और मेमोराइज वाला भी रॉन्ग हो रहा है, तो दो ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, विच इज बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ फॉर ग्रेड 7 साइंस टेक्स्ट बुक डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। According to an old Chinese legend, the Empress Si Lungxi was asked to the Emperor Hongti to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating leaves, so she noticed that they are spinning shiny cocoons. Okay, accidentally cocoon dropped in her cup of tea and tangled the delicate thread separated from the cocoon. Silk industry began in China, was kept a closely guarded secret of 100 years. Later on, traders, and this is the complete story about Silk Route. What are the objective of science टीचिंग लर्निंग दैट दे फुलफिलिंग? तो साइंस की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये स्टोरी कैसे फुलफिल कर रही है? टू डेवलप हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, यस कहीं ना कहीं। टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ स्टूडेंट आइडियाज गिव राइज डिस्कवरी टू न्यू थिंग्स, ये भी हम कह सकते हैं बिल्कुल। टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड टू इंक्लूड फन, फन को हम नहीं करते साइंस में इंक्लूड करने के लिए, ऑब्वियसली यही तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A grade 7 teacher organizes a debate on the topic destruction of animal habitat due to the encroachment in her classroom. तो जो हमारे वन्य जीवों का जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वॉट इज नॉट द पर्पस ऑफ लिविंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज? तो इस तरह की एक्टिविटीज को बताने का क्या पर्पस नहीं हो सकता है, तो हम ये ढूंढ लेते हैं क्या पर्पस हो सकते हैं। हेल्प इन अराइविंग एट वन करेक्ट ओपिनियन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एनरोचमेंट, एक करेक्ट ओपिनियन बना लेना। इनकरेज चिल्ड्रन टू पुट फोर्थ देयर व्यूज विदाउट फियर एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है बच्चे अपना अपना अगर डिबेट करेंगे तो बच्चे अपने अपने व्यूज रखेंगे विदाउट एनी फियर। हेल्प इन डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन चिल्ड्रन ऑन एनरोचमेंट, इसलिए बच्चों बच्चों के मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी सामने कराएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, कैन बी यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ओके ठीक है, एक तरह से आप डिबेट करा के हम समझ सकते हैं कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो कैन बी यूज्ड है, यूज नहीं किए जाते बट हाँ ये कैन बी यूज। तो सबसे लीस्ट जो इसमें पर्पस नहीं है वो ये है कि किसी एक करेक्ट ओपिनियन पे आ जाना। ठीक है, क्योंकि डिबेट करा रहे हैं तो जस्ट हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते, तरह तरह के ऑप्शन करते हैं, लेकिन एक एक करेक्ट ओपिनियन पर आप नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are recommendations according to NCF 2005 for the upper primary stage science curriculum? ठीक है, देख लेते हैं 6 to 8 के लिए क्या करिकुलम के लिए रिकमेंडेशंस हैं।
रिलेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन से तो अभी हमने पढ़ा है। गिविंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं। क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ठीक है। डूइंग ओनली एक्सटेंडेड लर्निंग अबाउट, ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी, ये आपको करेक्ट वाले ही बताने हैं, तो ये नहीं, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं। एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इक्विटी इन साइंस एजुकेशन मींस दैट ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, एथनिसिटी या जेंडर और स्पेशल नीड्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न क्वालिटी साइंस। ठीक है, इक्विटी साइंस एजुकेशन में हम ये मान सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्वालिटी साइंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो सेशन हमारा ट्रू हो जाएगा। रीजन का स्टेटमेंट चेक करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन इज टू प्रिपेयर ऑल स्टूडेंट फॉर अ मॉडर्न इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा कि भाई ऑब्जेक्टिव साइंस एजुकेशन का यही है कि हर स्टूडेंट को मॉडर्न, जो इक्विटेबल मीन समान, साम्य, समानतापूर्ण समाज के लिए तैयार करना, ठीक है। लेकिन क्या यही इसका रीजन भी है? अब आपको ये चेक करना है। यहाँ पर ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये इसका रीजन है। देखिए, ऑब्जेक्टिव साइंस का ये है, इसलिए हम साइंस एजुकेशन में जो है इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं कि अगर साइंस एजुकेशन का एम ये ना हो कि मॉडर्न इक्विबिलिटी सोसाइटी प्रोवाइड कराना है, तो हम मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये साइंस एजुकेशन, ये तो एज ए ह्यूमैनिटी इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड ईच वन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट एजुकेशन। जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ये एक तरीके से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो असर्शन एंड बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ पेडागोजी के पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, साइंस इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस डेली लाइफ, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप अपने पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल, टीचिंग वाटर प्यूरिफिकेशन इन एरियाज फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, तो एक तरह से हमने साइंस को जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड, तो इससे क्या होता है कि इनकरेजेस क्वेश्चनिंग एंड ससेप्टिज्म, मीन संदेह को उपलब्ध करता है। और साइंटिफिक जो एटीट्यूड है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है या किसी तरह का कोई संदेह कर रहा है, तो दिस मीन्स उसका साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ रहा है। ओपन टू चेंज विद न्यू एविडेंस, नए एविडेंसेस के साथ भी आप चेंज होने के लिए तैयार हैं, जैसा कि साइंस में हमने पढ़ा है। प्रमोट रैशनल थिंकिंग, तर्कसंगत थिंकिंग पर वो प्रमोट करता है। Example, test claims miracle cure scientifically. Science teaching should be activity based, inquiry oriented, connected with daily life, social context and focused on correct misconceptions. मिसकंसेप्शंस, तो जो भी बच्चों के मिसकंसेप्शंस हैं उनको करेक्ट करने पर फोकस रखता है। एक्टिविटी बेस्ड होगी, यूनिक इंक्वायरी बेस्ड होगी, डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना, और सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं साइंस टीचिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time. A law is a theory that has repeatedly been found to be true over the time. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉस को पढ़ा हुआ है कि, और थ्योरीज को पढ़ा हुआ, और जो है फैक्ट क्या होता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एक लाइन मेंशन की है, आप देख सकते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिनको हम देखते हैं, वो उनको हम फैक्ट मानते हैं, सो वो ट्रू होते हैं बिकॉज हमने वो ऑब्जर्व किया है। लॉ क्या करते हैं? डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप्स, मीन्स क्या होता है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और थ्योरीज एक्सप्लेन द फिनोमिना, थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो अभी हमें समझना है कि इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो पहला है, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली। ऑब्वियसली फैक्ट एक ऑब्जर्वेशन है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो जाता है। लेकिन लॉ क्या है? लॉ इज अ थ्योरी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि लॉ क्या होता है? रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है। जबकि थ्योरी क्या होती है? जो कैसे होता है, या हाउ दिस हैपेंस, इसकी बात करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विच इज ऑप्शन ए ओनली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। When a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope,
तो ठीक है, ये वाला जो है विद्युतदर्शी वाला हिंदी में भी देख लेते हैं। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षणों को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टोप स्कोप वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपकी 6 to 8 की क्लास में दिया हुआ है। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब हम लोग अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आते हैं तो उसमें से हमें 3 चीजें समझ में आती हैं। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फार्दर अपार्ट, मीन्स जो इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्जेस, मीन्स दोनों जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो सेम चार्ज को एक्वायर कर रही हैं, ले रही हैं। और सिमिलर चार्ज, द नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉज इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। और ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप जो अनचार्ज है उस पर पास हो रहा है, जिसकी वजह से वो दूर हो रहा है। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट्स तो सही है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स विच इज ऑब्जर्वेशन एंड विच इज इन्फरेंस, मीन्स कौन सा अवलोकन है और कौन सा निष्कर्ष है। तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं। तो द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फार्दर अपार्ट, दोनों विद्युतदर्शी या पत्तियां जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स होती हैं वो दोनों दूर जा रही हैं, हमको ये दिखाई पड़ता है। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, अब ये सिमिलर चार्ज उन्होंने एक्वायर किया, ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, दैट इज वाई सिमिलर चार्ज जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। दिस इज अवर इन्फरेंस। द नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, तो अगर वो नेगेटिव चार्ज को ही ट्रांसफर करेगी बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो दिस इज ऑल्सो अवर इन्फरेंस, ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन की दोनों इलेक्ट्रोस्कोप जो है, पत्तियां जो हैं वो अलग हो रही हैं, उसके बेसिस पर हम इन दोनों चीजों का निष्कर्ष निकालेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए इज अवर ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन बी एंड सी आर अवर इन्फरेंस। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिसिंग स्किल्स। हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना और इजी हो जाएगा। एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, हाइपोथेसिसिंग स्किल्स इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग। इन्वॉल्व हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या होता है, हम साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या प्रपोज करते हैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को, जिनको बाद में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है थ्योरीज या अदर जो आपका प्रूफ है वो सब बनता है। लेकिन अभी जब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उसको इन्फरेंस करेंगे, इन्फरेंस के बाद हाइपोथेसिस करेंगे और देन हम एक्सपेरिमेंट और फिर हम लास्ट में उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो हाइपोथेसिस जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक टेंटेटिव यानी डायनामिक है, चेंज भी हो सकता है, टेस्टेबल जिसको टेस्ट किया जाना है, प्रेडिक्शन है काइंड ऑफ। इट इज नॉट प्रूवन फैक्ट, इट कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, इट मे बी एक्सेप्टेड और मॉडिफाइड और रिजेक्टेड। इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, ट्रू भी हो सकता है, या फिर मॉडिफाई करा जा सकता है, या रिजेक्ट भी हो सकता है बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। तो प्रीवियस नॉलेज है या फिर हमने जो ऑब्जर्व किया उसके बेस्ड पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। शो साइंटिफिक थिंकिंग, और ऑब्वियसली ये जो है साइंटिफिक थिंकिंग को शो करता है हाइपोथेसिस भी आपका। इफ द अमाउंट ऑफ सनलाइट इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। ओके, तो इस तरह से ये हम हाइपोथेसिस देते हैं कि अगर सनलाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। इफ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये क्या है, ये एक तरह की हाइपोथेसिस है। What is not a hypothesis? A confirmed law or fact। अगर कोई चीज बिल्कुल लॉ बन गया है या कोई थ्योरी एविडेंसेस के साथ प्रूफ हो गई है तो वो फिर हाइपोथेसिस में नहीं आती है, वो प्रूवन फैक्ट में आ जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो कौन सा इसमें हाइपोथेसिस स्किल नहीं है, इस पर बात करेंगे। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस व्हिच लेड टू इंक्वायरी। अब क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना जिससे हमारी जो इंक्वायरी है उसको और ज्यादा उसको बल मिल सके, या जो भी हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसमें और बल मिले। तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ प्रिडिक्टिंग, एज्यूमिंग या प्रपोजिंग पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस पर बात हो रही है। नेक्स्ट है अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल। और यहाँ भी है ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है, तो हाइपोथेसिस बेसिकली ऑब्जर्वेशन का ही एक्सप्लेनेशन है, प्रिडिक्शन है।
यूज द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन। अब यूज द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग हाइपोथेसिस देते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा हाइपोथेसिस स्किल, वो यही होगा। फिर भी हम नेक्स्ट अपना लास्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तो अगेन जो हमारे हाइपोथेसिस का जो हम स्टेटमेंट है या प्रिडिक्शन है उसको हम फिर आगे जो है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हाँ, और ये फोर्थ वाला जो हमारा करेक्ट हो ही गया कि आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स मींस हाइपोथेसिस देते हैं जिस जो बाद में हम उसका जिसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is most suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reactions at upper primary level means 6 to 8? ठीक है, तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने आप चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा। कभी कभी होता है कि हमें क्योंकि हमें आंसर मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी देनी है तो मे भी सारे ही आपको सही लग सकते हैं, लेकिन जो आपको मोस्ट सुटेबल है उसको सेलेक्ट करना होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस केमिकल रिएक्शन बताना है तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको करेक्ट लग सकता है। राइट द केमिकल इक्वेशंस इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क्ड स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, ये भी सही लग सकता है भाई। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स, ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर दिया, एग्जांपल्स बता दिया। एंड द लास्ट इज होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शंस व्हिच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइव्स। अब आपने अभी तक जो पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको बच्चे को रियल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा रियलिटी आपको कहाँ पर समझ में आ रही है, होल्ड अ डिस्कशन करिए on chemical reaction which students are likely to have observed in their lives, जो वो अपने लाइफ में मीन्स अपने डेली लाइफ जो उनका है उसमें वो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको डिस्कस करनी। तो केमिकल रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको रियल कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिफाइन करना है, ये एक रेक्टिफिकेशन वाली बात हो जाएगी, लेक्चर मेथड हो जाएगा। राइट सिंबॉलिक फॉर्म में अगेन ऑब्जर्वेशन उन्हें खुद करना है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अगेन काइंड ऑफ लेक्चर मेथड हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चे को रियल लाइफ में जोड़कर पढ़ाइए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन है, कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कॉलम ए दिया हुआ है और एक कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड मीन सही ढंग से बनाया नहीं, कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया इस क्वेश्चन को, इसके लिए कौन सा रीजन जस्टिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द मोस्ट टू प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। मीन्स अगर जो कॉलम ए की एंट्रीज हैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 ही एंट्रीज कॉलम बी में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए। तो ये पुअरली कंटेंटेड का रीजन हो सकता है और हमें बताना है नॉट। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं यहाँ पर 2 क्या आप 4 भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, जिससे इजी ना हो जाए गेस करना। अदरवाइज अगर 1 to 1 होगा तो ये बच्चा तो इजीली गेस कर लेगा कि इसका ये है इसका ये है, उसको गेस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इसमें ये पुअरली कंटेंटेड तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, उसका रीजन नहीं हो सकता। रीजन है मतलब हमें बताना है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। अब कॉलम ए और बी में अनइक्वल एंट्रीज हैं, इसको हम पुअर कंस्ट्रक्शन का रीजन तो नहीं मान सकते, क्योंकि अनइक्वल बनाई इसीलिए गई है कि कंस्ट्रक्शन उसका अच्छा हो जिससे बच्चे इजिली गेस ना कर पाए। द मैच मेकिंग पेयर कैन बी इजिली गेस्ड, ये तो रीजन नहीं है क्योंकि मैच मेकिंग पेयर इजिली गेस्ड नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ठीक है, देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज, तो एंट्रीज के बीच में एक इनकंसिस्टेंसी है, दिस मीन्स प्रविष्टियों के बीच में विसंगति है। तो ये विसंगति अच्छी विसंगति है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, तो बच्चा उसको इजीली इसका मतलब ये नहीं कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड मींस इसको लॉजिकली कंस्ट्रक्ट किया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे जो आपका कौन सा रीजन नहीं हो सकता इसमें, भाई मोस्ट एंट्रीज हैं कॉलम में, ये सही है क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, मतलब उसको ऐसे जानबूझ के कंस्ट्रक्ट किया गया है।
द मैचिंग पेयर कैन बी इजिली गेस, तो इजिली गेस कैसे किया जा सकता है, ये भी पुअरली कंस्ट्रक्शन का रीजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज्यादा दिया गया है। देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज, जो एंट्रीज हैं उनके बीच में एक इनकंसिस्टेंसी है, विसंगति है, ये भी इसका रीजन है। इसका रीजन यही है कि देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो इसलिए हम इसे नहीं कह सकते कि ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि अनइक्वल एंट्रीज तो इसीलिए डाली गई जिससे बच्चा इजिली इसको गेस ना कर पाए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा कि यही इसका रीजन है, रीजन नहीं है क्योंकि वो जानबूझकर ही डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एसेशन और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से जो साइंस का आपका कंटेंट है उसके भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको उसका क्लियरली नॉलेज होना चाहिए। राइट रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस की वजह से ही जो भी इस तरह की चीजें हम सोक करते हैं, रेजिन्स हैं या सीड्स हैं, वो ऑस्मोसिस की वजह से स्वेल अप हो जाते हैं, तो दिस इज ट्रू। प्लांट सेल हैव सेलेक्टिवली परमेएबल सेल मेम्ब्रेन, यस बिल्कुल सेलेक्टिवली परमेएबल सेल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो सेलेक्टेड आइटम्स को ही करता है। ठीक है, तो दोनों ट्रू है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज व्हाई ये स्वेल हो जाती है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following would be most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases at upper primary level? तो अगेन यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट सुटेबल मीन्स चारों ऑप्शन में जो सबसे सही है। प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशियंसी। अरेंज फॉर ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन pertaining to a deficiency disease and hold a discussions around it. List the various nutrients and the function they perform in human body एंड होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि पेडागोजी में आपको सबसे बेस्ट क्या है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाएंगे आप, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है हमारा, अरेंज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू ए डिफिशियंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट, तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा रियल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही लेकर हम आ गए और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से पहला है प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, तो ये अगेन लेक्चर मेथड हो जाएगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दे। यहाँ पर कॉमन ह्यूमन डिजीजेस को डिफिशियंसी डिजीज से कनेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाता है। लिस्ट वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शन दे परफॉर्म इन, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं कि अगर हमें डिफिशियंसी डिजीज को बताना है, कौन इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएं, उनका क्या काम है उनके बारे में बताएं। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप डॉक्टर का पर्चा लेकर आए जिसमें डिफिशियंसी डिजीज के बारे में लिखा गया है और उस पर डिस्कशन करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स ससेप्टिविज्म, तो सबसे सही तरीका, सबसे सही इसमें से चारों में से कौन जो है एक्सप्लेन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ससेप्टिज्म। अब संदेहवाद का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ही चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी फैक्ट है, तो उसको संदेह का मतलब ये है कि नॉट एक्सेप्टिंग क्लेम्स ब्लाइंडली और रिलाइंग ऑन एविडेंसेस। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि साइंस में जब भी कोई क्लेम होता है या जब भी कोई दावा हो जाता है, जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग के बाद जो है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू इम्प्रूव करते हैं, एक किसी एक चीज पर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ससेप्टिज्म का मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग क्लेम्स ब्लाइंडली और रिलाइंग ऑन एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। तो हम लोग जो है रिलाई करते हैं एविडेंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, टेस्टिंग पर, ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इसलिए क्या इसमें से चार में क्या ऑप्शन कहता है, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज। तो ससेप्टिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइंटिस्ट ओपन माइंडेड होते हैं और विलिंग करते हैं मॉडिफाई करने के लिए अपने आइडियाज। वो आइडियाज तभी मॉडिफाई करेंगे जबकि जो फैक्ट है या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट ट्रू नहीं हुआ है। तो ये कोई ऐसा जनरल नहीं है कि ओपन माइंडेड है तो अपनी इच्छा के अनुसार मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, बट साइंस डू नॉट ट्रस्ट फाइंडिंग ऑफ अदर, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, तभी तो नई नई डिस्कवरीज के बाद हमारी जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं, थ्योरीज चेंज हो जाती हैं।
साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, नहीं, हर समय इंडक्टिव इन नेचर को आप ससेप्टिज्म से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे फिर उसको जनरलाइज करेंगे, तो इसमें ससेप्टिज्म का कोई रोल नहीं है। देन द लास्ट फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे ही क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने बताया, वो ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंसेस पर, जो एविडेंसेस मिलते हैं उनके बेसिस पर ही वो जो है अपने जो क्लेम्स है, दावे हैं, उनकी वैलिडिटी को जज करते हैं। तो इसीलिए इस सबसे बेस्ट एक्सप्लेन यही करता है कि व्हाट इज ससेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not desirable with respect to carrying out a classroom demonstration by a teacher? ठीक है, क्लासरूम में टीचर अगर डिमॉन्स्ट्रेशन देती है तो सबसे कम डिजायरेबल क्या है या डिजायरेबल नहीं है? रिहर्स द डिमॉन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास, emphasize beforehand the linkage that students are required to make, supplement the demonstration with explanations, या फिर follow up the demonstration with discussion। तो देखिए इन चार में आपको कौन सा सबसे कम डिजायरेबल लग रहा है या बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है? भाई रिहर्सल करना डिमॉन्स्ट्रेशन का, अगर क्लास में आने से पहले रिहर्सल कर लेना, जैसा कि हम सबको पता है, हम लेसन प्लान एंड ऑल बीएड में आप लोग बनाते भी हैं, तो वो अच्छा रहता है, उससे आप अपने लेसन को अच्छे तरीके से बच्चे को समझा पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, तो दिस इज डिजायरेबल। एम्फेसिस बिफोर हैंड द लिंकेज, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सप्लीमेंट द डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हमने दिया है तो उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू और जस्टिफाई किया जाए तो ये तो बेटर है, डिजायरेबल है। फॉलो अप द डिमॉन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, अगेन आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन अगर आप बच्चे से फॉलो अप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये भी डिजायरेबल है। लेकिन एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक, समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो समय पूर्व कैसे आप बता सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका सबसे कम नॉन डिजायरेबल हो जाएगा कि समय से पूर्व ही आप कैसे उन चीज़ों को बच्चों को जानने के लिए आप बल दे सकते हैं या फोर्स कर सकते हैं जो उन्होंने अभी समझा ही नहीं है। तो ये एक आवश्यक काम नहीं है, इट इज़ नॉट डिजायरेबल। चलिए आगे देखते हैं। A teacher while teaching the chapter body movements to class 6 show the following images to students। क्या-क्या दिखाती है? एक सेलिंग बोट है, स्विमिंग फिश एंड फ्लाइंग एरोप्लेन। She then asked the student to reflect on the shape of the images and the manner of movement। के बाद वो कहती है कि इन लोगों के जो आपने देखी है इमेजेस, इनको देखें और उसके बाद जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करें। Which of the following are likely employed by students in answering? तो अब सबसे ज्यादा इसमें बच्चे क्या करेंगे? क्लासिफाइंग, ऑब्जर्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग और मेजरिंग। देखिए मेजरमेंट तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से हम समझ गए। क्लासीफाई उन्हें करना नहीं है, उन्हें तीनों को देखकर ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं सेलिंग बोट एक स्ट्रीम लाइन होती है, स्विमिंग फिश भी स्ट्रीम लाइन होती है और फ्लाइंग एरोप्लेन जो है वो भी एक स्ट्रीम लाइन बॉडी है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज जब उन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे उसके बाद वो एक कॉमन निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो क्या होता है? एग्जाम्पल्स टू जनरलाइजेशन, इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। समटाइम्स जो है आपको वहां पर एग्जाम में क्या करना है, देखना है कि अगर ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके थ्रू भी आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि क्लासीफाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ए बी और ए बी वाले तो ऐसे ही नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि डी मेजरिंग नहीं हो रही तो ये डी वाला भी नहीं होगा, तो यही बचता है। तो इस तरीके से एलिमिनेटिंग टेक्निक से भी आप अपना वहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the most suitable reason behind Newton theory of gravitation being regarded as excellent theory? सबसे ज्यादा एक्सीलेंट थ्योरी बताई गई, इसके पीछे सबसे सुटेबल रीजन क्या हो सकता है? It explains larger number of observations by making fewer assumptions. It has been arrived at after thorough experimentations. It has been formulated using precise language of mathematics. एंड इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इन चारों में आपको सबसे ज्यादा सुटेबल रीजन क्या लगेगा न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के पीछे? इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस। अब जैसा कि हम सबने पता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है
किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने सेंटर, अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटेशनल थ्योरी हो गई, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें अगर आप इसमें चारों में देखेंगे तो इट हैज बीन डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका कोई इससे लेना देना नहीं, इसलिए इसको एक्सीलेंट थ्योरी नहीं बना सकते हैं कि वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप की गई है। इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल भी नहीं, मैथमेटिक्स की प्रिसाइज लैंग्वेज का हाँ तो ऑब्जर्वेशन था कि हाँ ऐसा हो ही रहा है, बाद में बताया गया कि इस थ्योरी में क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, इट हैज बीन अराइव्ड आफ्टर थ्रो एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंटेशन की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर फेंकने वाली हर वस्तु नीचे गिरती ही गिरती है, तो ये ऑब्वियसली एक लॉ ऑलरेडी था ही। इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर assumptions, तो सबसे करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टीचर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिजन थ्रो इन द क्लास, She then involved student in laboratory work on this topic। पहले थॉरोली कोरिजन को डिस्कस कर लिया क्लास में, फिर उसके बाद लेबोरेटरी वर्क के लिए लेकर गई हैं। स्टूडेंट वर्कड इन ग्रुप्स टू चेक द आयरन आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर गेट रस्टेड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का है कि जब आप आयरन की चीज़ों को आप मॉइस्ट एयर में और रख देंगे तो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आगे उसमें रस्टिंग हो जाएगी और कोरिजन स्टार्ट हो जाता है। Which of the following is not true regarding the laboratory task described। अब इसमें से कौन से चारों में कौन सा नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं। इट इज करेक्टराइज्ड एज डिडक्टिव लेबोरेटरी वर्क। Student have some idea about what they are expected to find. It has to reinforce the concept discussed in class. It allows student to use observation to arrive at generalization। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन कैसे आएंगे। हम फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव का मतलब क्या होता है कि पहले आपने चीजें बता दी, बाद में उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर किया। जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो सिमिलरली टीचर ने कॉन्सेप्ट को पहले ही बता दिया है, फिर वो लेबोरेटरी पर लेकर गई हैं उसको शो करने के लिए। सो यस, इट इज डिडक्टिव लेबोरेटरी वर्क। ओके, स्टूडेंट के पास आइडिया है कि उनको आयरन में रस्टिंग देखने को मिलेगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। इस इट हेल्प्स रीएनफोर्स, रीएनफोर्स मीन्स अच्छे से और समझाना, जो भी कॉन्सेप्ट को क्लास में डिस्कस किया गया उसको और अच्छे से समझेंगे जब वो लैब में जाके उसी एक्टिविटी को करेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर नॉट क्या है, यही नॉट है कि इट अलाउज देम टू यूज ऑब्जर्वेशन टू अराइज एट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यहाँ पर नहीं आना है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज पहले ही बता दी गई है कि जब भी कोरिजन कैसे होता है, रेस्टिंग गियर में क्या होता है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग है, जो रॉन्ग है वही राइट है, वही पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज। तो साइंटिफिक थ्योरीज हमने पढ़ ली थी अभी। साइंटिफिक थ्योरीज गिव्स अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। यस, बिल्कुल देती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक्सप्लेन करते हैं जो भी नेचुरल कॉन्सेप्ट्स या फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज मेक ह्यूज डिमांड ऑन आवर इमेजिनेशन फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। यस, बिल्कुल भाई, कल्पनाओं, हमारी कल्पना जो भी देखिए आजकल तक जितना भी साइंस ने खोजा है या जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो बेस्ड ऑन अवर इमेजिनेशन ही हुआ है कि भाई किसी ने पक्षी को उड़ते हुए देखा तो सोचा कि एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ सकते, एरोप्लेन हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, इंसान के उड़ने के लिए फिर उन्होंने एरोप्लेन के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, ग्लाइडर बना, वो सब हम जानते हैं राइट ब्रदर्स ने किस तरीके से एरोप्लेन के लिए काम किया। तो बेसिकली इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है ही। साइंटिफिक थ्योरी शुड प्रिडिक्ट न्यू फिनोमिना विच आर वेरिएबल बाय एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, ये न्यू फिनोमिना देती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई हो जाते हैं, ये भी करेक्ट हो गया। और साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव, जैसा कि हमने नेचर ऑफ साइंस में पढ़ा है कि चेंज हो सकती है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी ई करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। चलिए डाइवर्जेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं इनको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, इस टॉपिक को भी पूरा। देखिए कन्वर्जेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस दैट लेड टू वन करेक्ट आंसर। जिन क्वेश्चंस को पूछने पर सिर्फ एक ही फिक्स आंसर निकल के आता है उनको कन्वर्जेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वी ऑल नो दैट। तो चेक फैक्चुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और इनका पर्पस क्या होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चंस का, कि जो फैक्चुअल नॉलेज है बच्चे की या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसको बेसिस पे आपने कोई एग्जाम्पल दिया, पूछा, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्लियर हो गया।
डाइवर्जेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस दैट अलाउ मैनी पॉसिबल आंसर्स, जो वहां पर बहुत सारे पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर्स होते हैं। जैसे हाउ कैन वी सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, तो अब हर बच्चा इसमें कई तरीके के आंसर दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए कोई कह सकता है हम सीएफएल का यूज करेंगे, कोई कहेगा कि हम फैन को उठने से पहले बंद कर दें, जब हम जाएं तो कमरे से बाहर निकले तो लाइट को प्रॉपरली हमें बंद कर देना चाहिए, दिन के टाइम समय पर मीन्स हर कोई अपना अपना इसमें आंसर दे सकता है। तो दिस इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन टू प्रमोट थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंक्वायरी। और ये किस तरह के प्रमोट करते हैं? हमारी सोचने की स्किल्स को, बच्चे के क्रिएटिविटी को और इंक्वायरीज को, खोजने की शक्ति को। इसी तरह से क्लोजेस एंडेड क्वेश्चंस, अगेन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कन्वर्जेंट से ही लिंक्ड है। ओ फिक्स्ड आंसर, शॉर्ट आंसर्स। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? नो। ओके, फॉर क्विक असेसमेंट एंड रिकॉल, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, नो फिक्स सिंगल आंसर। व्हाई डू यू थिंक प्लांट्स ग्रो बेटर इन सनलाइट? टू डेवलप रीजनिंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। तो इस तरह से आप जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप, कन्वर्जेंट को आप क्लोज एंडेड से रिलेट करेंगे एंड डाइवर्जेंट को आप ओपन एंडेड से रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजन जो है वो प्रमोट करती है, हेल्प करती है आग को लगाने में। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिल करते हैं कंप्रेस्ड करके, जिससे कि जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो क्या करता है कि जो जिस एरिया में आग लगी हुई है वहां से ऑक्सीजन का कटअप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट बना लेता है। तो दिस इज एन कॉन्सेप्ट विच वी कैन एक्सप्लेन इन वन लैंग्वेज। फिक्स्ड आंसर है इसका। इस फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड और फो, फ्रिक्शन के दोनों ही फायदे हैं, फ्रेंड भी है और फो भी है, दोनों है। इसका भी एक फिक्स्ड आंसर है, इसमें कोई चेंज आंसर नहीं हो सकता। Why objects floating in fluids must have special shapes? We all know that this कि streamlined body जो बच्चों को पढ़ाया भी जाता है तभी वो फ्लोट करना इजी होता है। बट what will happen if we go on cutting trees? अब इस पे देखिए हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकता है कि अगर हम पेड़ लगातार काटते जाना है तो इसका कोई फिक्स्ड एक आंसर नहीं है। अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लोग बच्चे इसमें अपने आंसर्स देंगे। तो यही डाइवर्जेंट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, देखिए आपको यहाँ पर स्पीड को भी मेंटेन करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं केस स्टडी में, जिसको पढ़ने में ही एक आधा मिनट लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से स्पीड जल्दी रखनी है। सपोज वी विश टू कूल अ रूम, हम लोग एक रूम को ठंडा करना चाहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स टेल दैट वी नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू सो। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी विच एनेबल्स द एयर कंडीशन टू कूल द रूम। ठीक है, एयर कंडीशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कूल करेंगे रूम को। थर्मोडायनेमिक्स आल्सो गवर्न द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की भी बात करें इक्विलिब्रियम के लिए। एस्टिमेटिंग हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व एंड अब्सॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, ये पूरा पैसेज है इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में के ऊपर बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया अबाउट साइंटिस्ट इलस्ट्रेटेड इन द अबव एक्सेप्ट, मींस आपका जो उदाहरण दिया हुआ है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस इज अ सोशल कल्चरल इंडेवर, साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, या साइंस डिमांड प्रिजर्वेरेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स। तो हम लोग टेंटेटिव इन नेचर का मतलब समझ लेते हैं। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर बिकॉज साइंस scientific knowledge can change or be modified when new evidences and better explanations are found। जैसा कि हमने पढ़ा कि साइंस का नेचर डायनामिक होता है, तो ये चीजें मॉडिफाइबल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका क्या रोल है? यहाँ पर तो इस जो एग्जाम्पल में ये जो ये उदाहरण दिया इसमें तो इसका कोई रोल नहीं है कि साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर। ये इसको हम कट करेंगे, नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से चुनना होगा। सोशल कल्चर, अब यहाँ पर सोशल रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज तो बता रहा है, लेकिन सोशल कल्चरल इंडिविजुअल का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से साइंस डिमांड प्रिजर्वेशन फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स, सबसे जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले एयर कंडीशन का यूज किया गया है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर फिजिक्स इंजीनियरिंग की बात की गई है, देन यहाँ पर इक्विलिब्रियम का यूज किया गया है, केमिस्ट्री की बात की गई है, देन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का यूज किया, बायो की बात की गई। तो कुल मिला के तीनों डिसिप्लिन को एक में ऐड किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दैट इज अ साइंस। तो साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालेंगे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। While introducing chemical reactions, the teacher asks the following questions. What happens when you keep an iron nail in a moist area for some days? ठीक है, चलो। What happens when you burn paper and wood?
व्हाट ऑब्जेक्टिव डज द टीचर हैव इन माइंड। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चंस को पूछने में, जब केमिकल रिएक्शन वो बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उद्देश्य है वो ये क्वेश्चंस पूछने का, चलिए देखते हैं। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टू रिलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, टू नो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कंसेप्शंस इन इफ एनी, या टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ साइंस। तो देखिए आपको अभी तक पढ़ने से एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। मैंने कई बार बोला है कि इसमें से आपको चारों ही ऑप्शंस करेक्ट लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट अब आप अपने ऑप्शंस पे चले जाइए, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी, इसमें से आप क्या चूज कर सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी हम समझते हैं। देखिए मोटिवेशन ये करने से प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो बिल्कुल हो रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस नॉलेज से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है लोहे में जंग लगता हुआ या पेपर उसको वुड करते हुए। के अलावा अगर कोई उनके अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो भी यहाँ पर जाना जा सकता है। अगर बच्चे इसका कुछ और आंसर देते हैं, तो एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मैथ, ये सबसे लीस्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी सी किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से भी हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर डी हर में है, लेकिन आप देखिए अगर यहाँ से किसी और को हम एलिमिनेट करते हैं, ए को या सी को, तो आपको कंफ्यूजन होगा। दिस मीन्स यहाँ पर ए बी सी थर्ड ही है। इस तरीके से भी हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोट आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग। सबसे पहले हम इस तरह क्वेश्चन में ये देख लेंगे कौन सा करेक्ट है। तो कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक अगर इशू है कोई, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वो आर्गुमेंटेशन और लर्निंग को प्रमोट करेगा, बिल्कुल प्रमोट करेगा। होती है बच्चों, जब तर्क वितर्क करने से, पक्ष विवाद विवाद जैसे बोलते हैं ना, पक्ष और विपक्ष बोलने से हमें समझ में आता है कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक तरीके से आर्गुमेंटेशन और लर्निंग यहाँ से होता ही है। तर्क वितर्क करने से प्रोत्साहित में होते हैं बच्चे, प्रमोट होते हैं। आर्ग्यूमेंटेशन हेल्प इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन अगर हेल्प कर सकता है एक्सप्लेन करने में, मॉडल्स एंड थ्योरीज इन साइंस दैट प्रमोट लर्निंग। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या आर्ग्यूमेंटेशन हेल्प करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? अब हमें इस पे भी बात करना है, क्योंकि S1 एंड S2 आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है क्या यह इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है कि दो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोट आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग। ठीक है, आर्गुमेंटेशन हेल्प इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन मॉडल्स थ्योरीज इन साइंटिफिक दैट प्रमोट लर्निंग। अब यहाँ पर एक जो आ गया है कि आर्गुमेंट अगर वो यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या वो नए एक्सप्लेन बिल्ड कुछ नया बिल्ड हो जाएगा। आर्गुमेंटेशन हेल्प तो करता है नया बिल्ड करने में, लेकिन कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज में जब आप इसको डिस्कस करेंगे, तो उस जगह पे आर्गुमेंट कुछ नया नहीं बिल्ड करेगा, वो इसी जो आपका इशू है इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। ठीक है, इसी इशू को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको प्रमोट करेगा, ना कि कुछ नया बिल्ड कर देगा। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑफ प्लैनेट्स अ टीचर आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो मून इन द स्काई। अगर टीचर ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, अब उसके बाद हर बच्चा अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा है। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन। उसके बाद टीचर ने कहा अब और इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर आओ एंड जस्टिफाई देयर आंसर्स थ्रू अ ग्रुप प्रोजेक्ट। और उसके बाद अपने अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो विद और इन्फॉर्मेशन निकाल के। एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया उस तरह का। ठीक है, तो इसमें से हमें देना व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टास्क। तो टीचर का क्या उद्देश्य है इस तरह के टास्क को देने का, चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेस टू स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज आर वैल्यूड, गाइड स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, emphasize the importance of tentativeness of science to students, या encourages students to frame questions and browse variety of reading materials। अभी हम यहाँ पर चीजें देखेंगे, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जैक्ट हम देख सकते हैं। एक्सप्रेस स्टूडेंट्स दैट, मैंने अभी बोला एलिमिनेशन टेक्निक से भी बोलेंगे, बट अगर किसी आंसर में आपको डाउट लग रहा है तो हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं।
एक्सप्रेस टू स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज आर वैल्यूड। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर टीचर ने किसी को राइट रॉन्ग नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि आप अपना आंसर सुनने के बाद, उनके रिस्पॉन्सेस सुनने के बाद बोला है कि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करो। इसका मतलब जो बच्चे ने एक्सप्रेस किया अपने आइडिया को, उसको टीचर वैल्यू दे रही है। गाइड स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा उसने स्टूडेंट को बोला है कि इसके बाद इसको एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह लेकर आना है। दिस मीन्स अदर स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं उनको भी आपको देखना है, उनके पर्सपेक्टिव को भी आपको समझना पड़ेगा। और अगर अपना आंसर आप जस्टिफाई कर रहे हैं या अदर्स कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तो ए बी आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर आप सी और डी में आपको डाउट भी हो रहा है तो हम चलिए देखते हैं। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर टेंटेटिवनेस की कोई बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है कि क्वेश्चन ही बदल दो। ठीक है, उन्होंने या तो किसी को ये भी नहीं कहा है कि इसमें आंसर कुछ और हो सकता है। उन्होंने बोला है कि जो आंसर मीन्स डायनेमिक की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, वो बोल रहे हैं जस्ट आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर कि इस चीज को समझाना कि साइंस इज टेंटेटिवनेस, जस्ट अ क्वेश्चन है, आंसर से इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर को जस्टिफाई करना है। इनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम क्वेश्चंस, अगेन ब्राउज वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल। तो अब वो बच्चे जाएंगे, तरह तरह का रीडिंग मटेरियल देखेंगे और मे बी यहाँ से बच्चे नए क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में आएंगे। तो यहाँ पर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी इज द आंसर। लीस्ट होगा आपका ये, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं, ये भी इन्फरेंस और ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके। लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों ऑब्जर्वेशन है या दोनों इन्फरेंस है या एक इन्फरेंस है एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम लोग ऑब्जर्व करके बताएंगे या निष्कर्ष होगा हमारा। तो देखिए ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा निष्कर्ष होता है जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम से पास हो रही है। जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, तो दिस इज अवर इन्फरेंस। लाइक चार्जर रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन देखते हैं उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, अगर वो लाइक है, सेम चार्ज है और तब वो रिपल कर रहे हैं, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल। तो ये भी हमारा इन्फरेंस है, इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला, ये दोनों वो स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन 3 पर, ए इज इन्फरेंस एंड बी इज इन्फरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Read the following excerpt means उद्धरण from NCERT grade 8 science textbook. Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the biosphere reserve area. Okay. Madhavji explains the biosphere reserve the areas means for conservation of biodiversity. Ahmed explained that destruction of habitat, increasing population and introducing of new species may affect natural habitat of endemic species. Which of the following objective of science education does the above highlights? चलिए देखते हैं। Appreciate issues at the interface of science, society and technology. Understand methods of generation of scientific knowledge. Raise environmental concerns and nature and aesthetic sense and creativity in science and technology. देखिए, तो अभी हमने यहाँ से जैसा कि समझा, एक ने बताया कि किस तरीके से बायो रिजर्व्स जो हैं, एरिया है, कंजर्वेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए। लेकिन दूसरे ने बताया कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है चूंकि हैबिटेट में, इसलिए जो है उनकी पॉपुलेशन को खतरा है। तो यहाँ पर पहली बात तो रेज एनवायरमेंटल कंसर्न तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा। दूसरा है मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये अप्रिशिएट इश्यूज एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चों की नजर में ये बात लाया जा रहा है कि कैसे साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से साइंस है, सोसाइटी है, मतलब अगर हम लोग उनके हैबिटेट को नष्ट कर देंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, नया इंट्रोडक्शन होगा नई जातियों का, तो उससे कैसे उनका नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हमारा आता है इस इशू को
बी और साथ में एनवायरमेंटल कंसर्न। ए और सी को यहाँ पर जो है प्रमुखता दी गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द ओल्डेस्ट phenomena to us, ठीक है। मच ऑफ द डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ लाइट ड्यूरिंग Renaissance centered around these phenomena. In the 17th century, Huygens proposed the light consists of waves. Later, Newton proposed the light is composed of particles and corpuscles. तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है? Which of the following aspect of nature of science does the above illustrate? ये जो ऊपर पैसेज है, उदाहरण है, ये क्या, कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है? नेचर ऑफ साइंस का कौन से एस्पेक्ट को शो कर रहा है? चलिए देखते हैं। साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर। साइंस प्रोग्रेस थ्रू अ फिक्स्ड साइंटिफिक मेथड। तो अब हम देख सकते हैं टेंटेटिव इन नेचर, तो यहाँ दिख ही रहा है कि पहले हाइगन्स ने 17th सेंचुरी में बताया कि कंसिस्ट ऑफ वेव्स है, बट न्यूटन ने बाद में बताया कि नहीं, इट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स है। तो टेंटेटिव नेचर, जैसे नई डिस्कवरी हुई तो ये चेंज हो गया। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो ही रहा है। और हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन आप इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ए और बी वाले तो ऐसे भी गायब हो गए, जो सी वाले हैं उन्हीं को चूज करना है हमें। तो अब हम बी और डी को चेक कर लेते हैं। बी क्या है? साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, या फिर साइंस प्रोग्रेस थ्रू फिक्स्ड साइंटिफिक मेथड। यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो अगेन ये रॉन्ग हो गया। दिस मीन्स बी करेक्ट हो गया। तो बी इज सी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट द साइंटिफिक इंटरप्राइज। साइंटिफिक इंटरप्राइज मतलब वैज्ञानिक उद्यम। ठीक है। साइंटिस्ट मेक पब्लिक देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू केयरफुली रिटन पेपर्स, पोस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। ओके। मोस्ट साइंटिस्ट आर मेन बिकॉज मेल्स आर बेटर एट साइंटिफिक थिंकिंग। तो ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर बायसनेस नहीं देखनी हमको पैडागोजीज में। किसी भी पैडागोजी को आप करेंगे तो वो बायस नहीं हो सकती ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर। इंडिविजुअल डिफरेंस को हमको ध्यान में रखना है। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ते ही रॉन्ग हो गया। साइंस इज नॉट क्रिएटिव फील्ड, ये कैसे हो सकता है? क्रिएटिविटी पर तो बेस्ड ही है हमारी साइंस। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो मोस्ट शेयरिस्ट आइडिया इन साइंस कैन बी डिसअप्रूव्ड, फॉल्सिफाइड एंड मॉडिफाइड। जैसे कि हमने देख पढ़ा कि साइंस इज अ टेंटेटिव इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन ए एंड डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते ही हमें समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन हैव कलर्ड बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ पास्ट। वन सच स्टोरी इज अबाउट द वर्किंग ऑफ स्टमक बाय द डिस्कवर ऑफ डॉक्टर विलियम बेनामंट when his patient Alex St. Martin was badly hit by a shotgun. What are the objectives of science teaching learning that are fulfilled by including the above textbook? तो इस तरह की स्टोरीज टेक्स्ट बुक में देने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है साइंस की टीचिंग लर्निंग में? चलिए देखते हैं। टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, to develop an appreciation of how an incidents give rise to discoveries, या टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंटेंट ऑफ इंक्लूडिंग फन स्टोरीज। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, फन स्टोरीज वाला तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए बी सी में कौन सा करेक्ट है। अगर तीनों होंगे तो हम उस पे जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि फिर कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पर हमें तो ऐसे ही दिख रहा है कि ए बी सी तीनों करेक्ट है। और एक बार चेक भी कर लेते हैं। भाई हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव तो समझ में आ ही रहा है, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस भी समझ में आ रहा है, और साथ में कैसे साइंस डेवलप होती है, और साथ में अप्रिशिएट करते हैं इंसिडेंट, कैसे कैसे छोटे छोटी घटनाएं जो है नई नई डिस्कवरी को जन्म देती हैं। तो ए बी सी तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If a teacher begins with a discussion on physical properties of metals and non-metals, ठीक है, biochemical properties and arrange lab activities to demonstrate the reaction of few metals and dilute acid, the approach of sequencing of teaching and learning activity। तो ये तो समझ में आ गया। पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी, उसके बाद एक्टिविटीज करके दिखा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दिस मीन्स पहले ही हमने जनरलाइज कर दिया है, फॉर्मूला बता दिया, देन वी आर गोइंग टू द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो दिस मीन्स इट इज अ डिडक्टिव रीजनिंग। नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके आप इसको अब लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मालती आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, फाउंड दैट द स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टूड आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
ठीक है, सी शी कम अप विद मैनी एक्टिविटीज टू डू इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी बेस्ट एड्रेस द अबव इश्यूज। चलिए देख लेते हैं। डेंसिटी पढ़ाई है, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी ढंग से बच्चों को नहीं दिमाग में आया है। तो चलिए देखते हैं। टू टेक अ बॉल एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर एंड ऐड सॉल्ट एंड सी द डिफरेंस। टेक एन एम्प्टी ग्लास मग and immersing into water and making children observe the bubbles of air rise. Make students themselves determine if an object will sink or float. Ask student to begin a toy submarine. Design a toy submarine. या ask student to design a lactometer. ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें से आपके कौन कौन से एक्टिविटीज वो करा सकती हैं। तो फिर आप एलिमिनेटिंग टेक्निक का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि टू टेक अ बॉल, पुट इन फ्रेश वाटर एंड ऐड सॉल्ट, सी द डिफरेंस। तो देखते हैं कि अगर हमने पानी में सॉल्ट किया तो उसकी ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से कहीं से डिफरेंस वो देख सकता है सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में। तो ये तो एक तरह से करेक्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए। एम्प्टी खाली मांग को लेना है और वाटर में डालना है, तो उसको देखना है कि कैसे वहां पर पानी जो है जगह लेता है, मीन्स एयर बबल राइज होती है। तो ये भी डेंसिटी यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंसी के रूल को यहाँ पर बताता है। स्टूडेंट सिंक ऑन फ्लोट, अगेन ये अपने आप से अगर वो करते हैं ऑब्जर्व, तो ये भी किसी तरीके से वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये तीनों ए बी सी तो करेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर आता है डी और ई में आपको चुनना है कि सही है कि नहीं। कि डिजाइन टॉय सबमरीन, चलो सबमरीन भी एक काइंड ऑफ फ्लोटिंग आइटम है, बट डिजाइन लैक्टोमीटर ये तो एक बिल्कुल अलग ही चीज हो रही है, एडवांस टेक्निक हुई जा रही है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपको बिगनिंग में बच्चों को यही चारों एक्सपेरिमेंट कराने हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ए बी सी होता तो फिर हम उस पर जाते, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। According to NCF 2005, in the upper primary stage, again 6 to 8, science curriculum, which of the following it's recommended? क्या recommend किया जाता है? Systematic experiment need to be introduced to verify theoretical principles. Verify क्यों करेंगे 6 to 8 में? Most concept should be arrived at by an inductive approach. डिडक्टिव अभी हमने बताया कि कई कई बार टीचर्स पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया, फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूफ किया, तो डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है यहाँ पर। वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, 6 to 8 में वोकेशनल एजुकेशन की इतनी जरूरत नहीं बताई गई है। एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड आर एक्सपेंसिव एंड यूज रेडिली अवेलेबल मटेरियल्स। तो अब फिर से हम अपने ऑप्शंस पे देखेंगे, या तो ए बी को चुनना है, या तो बी को, या सी डी को, या ओनली डी को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिविटीज इंडक्टिव रीजनिंग वाला तो ऐसे ही गलत हो गया कि ऐसा नहीं है। बार हम डिडक्टिव चीजें भी यूज करते हैं, तो बी वाला तो आप काट दीजिए, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब आता है सी और डी। वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेट विद साइंस, तो 6 to 8 में वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती है फिलहाल, अभी तक ऐसा कुछ इंटीग्रेशन नहीं है वोकेशनल एजुकेशन का। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विच इज एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट, जो एनसीएफ करिकुलर 2005 बताता है हमारा। ठीक है, उसके बेसिस पर ये है कि अभी वोकेशनल एजुकेशन नीड नहीं किया गया, जबकि एनईपी 2020 में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स को ऐड करने की बात कही गई है 9th-10th में। ठीक है, तो वो आगे की कहानी है, यहाँ पर एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द व्यू और व्यूज दैट आर अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ ओपन बुक टेस्ट। तो ओपन बुक टेस्ट का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, चलिए फिर से देखते हैं। इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स। ठीक है, भाई अगर बुक ही खोल के दे दी गई तो कहीं ना कहीं असेसमेंट का फियर है वो तो कम होता ही है, तो सही हो जाएगी बात। इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक, ये भी सही हो रही है, ट्रू है भाई, ट्रू है। इट डजेंट हेल्प टू गॉज द कंसेप्चुअल अंडर, ये तो हम देख रहे हैं करता है, और मेमोराइजेशन अगेन नहीं। तो ए एंड बी इज द आंसर हो जाएगा इसका, ये तो करेक्ट हो रहा है ऐसे ही, तो कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर फ्रीक्वेंटली अनअवेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ सम ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह या पूरा फुल बॉडी का बच्चे को सब पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने देखा, रिसर्च कहती है, ऐसा सजेस्ट करती है कि वो अनअवेयर होते हैं, वो नाम तो जानते हैं लेकिन उनकी लोकेशन कहाँ है उसके बारे में वो अनअवेयर होते हैं। डिस्पाइट बीइंग एबल द नेम ऑफ द पार्ट्स, व्हाट स्ट्रेटजी बस बेस्ट सूट्स टू ब्रिज द अबव गैप। तो अब इसको बताने के लिए एग्जैक्टली कि इनकी लोकेशन को भी बताने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हैं।
bringing flashcards of all internal parts of the body and helping children observe it, use and helping children make life-size diagrams of human body and labeling it, giving homework based on understanding functions of all body parts, and make children play creative games बेस्ड ऑन मेमोराइजिंग बॉडी पार्ट्स। तो अब आप समझ रहे हैं मेमोराइजेशन तो ऐसे ही भी गलत हो जाएगा, होमवर्क दे देना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। यहाँ पर एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, ब्रिंगिंग फ्लैश कार्ड ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व इट। देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो करेगा कहाँ पर, एक्टिविटी वो कहाँ पर करेगा, यूजिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन मेक लाइफ साइज डायग्राम्स। बच्चे को एक डायग्राम बनवाना ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके बाद उसमें लेबल करवाना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फ्लैश कार्ड में लाके इंटरनल पार्ट्स को शो भी कर देंगे, बट उससे उसकी लोकेशन का पता उनको नहीं चलेगा, उनको लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए पूरा एक आप ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनवाइए, उसमें सारे पार्ट्स को आप बताएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप चेक करेंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या नहीं, फिर आगे का हम उसमें चेक करते हैं। इन कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज एज्यूम टू बी इम्पार्टेड फ्रॉम अ टीचर टू स्टूडेंट। ओ ये तो एकदम ही बेसिक है, फॉल्स हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये है कि बच्चा नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इम्पार्ट नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। Assimilation, accommodation and disequilibrium are the basis of कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल चेंज। यस बिल्कुल ट्रू है, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, वो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, उन्होंने उसी पर ये सारे टर्मिनोलॉजी भी एक्सप्लेन किया। तो ये तो सीधे ही हो गया कि assertion is false, reason is true, assertion is false, reason is true। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In an inquiry-centered classroom, a teacher would assess prior knowledge and use it as a basis for introduce new concept। ठीक है भाई। Ask questions that require critical thinking skills। Okay, giving minimum wait time when a question comes up, listening and becoming aware of students' misconceptions। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करके हमें पढ़ाना ही होता है न्यू कॉन्सेप्ट्स को, तो ये करेक्ट हो गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को हमें राइज करना होता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। गिव मिनिमम वेट टाइम व्हेन अ क्वेश्चन कम्स अप, ये तो गलत ही हो जाता है कि कम समय क्यों देना है, भाई बच्चे को तो प्रॉपर समझाना है, वो जितनी ही ज्यादा थिंकिंग करेगा सोचेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर देगा। लिसन एंड बिकम अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस। हाँ अगेन ये है कि भाई बच्चों को प्रॉपरली सुनते हैं, इंक्वायरी सेंटर्ड अगर है, इंक्वायरी सेंटर्ड जहाँ पर हम समझ रहे हैं कि बच्चे कहाँ दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे उसके मिसकंसेप्शंस को भी हम समझेंगे। तो ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following are not the recommendations according to NCF 2005? Not the recommendation as upper primary 6 to 8. Choose the appropriate response। चलिए देखते हैं। रिलेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस, अभी तक हम सबको पता चल चुका है। गिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट नहीं देनी है। क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट, यस। डूइंग एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अवॉइड टेक्स्ट बुक मच पॉसिबल, अवॉइड क्यों करनी है, एक्सटेंडेड लर्निंग करनी है लेकिन टेक्स्ट बुक को क्यों अवॉइड करना है, उसको भी यूज करना है हमें। तो यहाँ पर ए और सी, ए और सी कहाँ पर आ रहा है, नॉट पूछा सॉरी, तो ए और सी तो ट्रू है, फॉल्स वाले बताने, बी एंड डी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीन्स नॉट पूछा है जो नहीं है, तो डायरेक्ट वाला नहीं है और ये अवॉइडिंग टेक्स्ट बुक नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका ये भी अपडेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। व्हाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, व्हाट इज सेलुलोज मेड अप ऑफ, what would happen if human could digest cellulose, and name 5 organs that can digest cellulose। तो अभी हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, एक कॉन्सेप्चुअल आंसर आ जाएगा कि भाई एंजाइम्स ही नहीं रिलीज होते हैं इसलिए नहीं कर सकता है। सेलुलोज किससे मेड होता है, ये भी एक फिक्स्ड आंसर है। बट व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कॉन्सेप्ट थिंकिंग नॉलेज वो दे सकते हैं बच्चे। तो यही आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। 5 ऑर्गेनिज्म का नेम अगेन आ फिक्स्ड आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स। स्कूल्स में कौन सी फॉलो हो रही है देखते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री। देखिए आप जो लोग भी टीचिंग कर रहे हैं वो तो आंसर को दे देंगे, डायरेक्टली पढ़ते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एलिमेंट्री क्लास मीन्स 1 to 5 में नहीं पढ़ाया जाता।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली, मतलब एक साथ साइंस एज ए सेकेंडरी क्लास। यस, 10th तक में सीबीएसई में तीनों को एक साथ ही साइंस के से पढ़ाया जाता है और साइंस का ही पेपर भी होता है, तो ये करेक्ट है। साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। यस, 1 to 5 में साइंस और सोशल साइंस को एक साथ ईवीएस करके पढ़ाया जाता है, तो बी सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap in a beaker. Okay, which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task? कौन सा suitable indicator नहीं है? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि आपका असेसमेंट बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी है जो असेस कर रही है, तो असेसमेंट बेसिकली है वो प्रोसेस पे फोकस करती है, किस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ना कि फिक्स्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट पर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करेंगे। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। बिल्कुल भाई, अटेंशन तो हमें रखनी है कि क्या थर्मामीटर में क्या आ रहा है। Ensure that the beaker thermometer does not touch the walls of the beaker. Yes, अगर करेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो मेजरमेंट है जो उसकी वो डिफेक्ट होगी। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेजरमेंट यही आना चाहिए कि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या यूज ए स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मोमीटर। तो जैसा कि हमने समझा भी कि असेसमेंट जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड ज्यादा करता है, फिक्स्ड वैल्यू पर या मेजरमेंट पर कम आएगा। तो यहाँ पर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड 100 सेंटीग्रेड यही जो है सबसे सुटेबल नहीं है, बिकॉज मे बी अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, आगे पीछे आ सकता है, तो इसलिए वो एकदम फिक्स पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमने पूरा अपना प्रोसेस किया है मेजर करने के लिए, जो एक्टिविटी हो रही, दैट शुड बी प्रॉपर। Which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issues such as GM food in the school science curricula? अब कौन सा कंसीडर्ड नहीं किया जा सकता है एक वैलिड रीजन कि सोशियो साइंटिफिक इशू है ये? हेल्प आर्गुमेंटेशन स्किल्स, ये तो हो सकता है भाई कि अगर आप सोशल साइंटिफिक उसको इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। हेल्प इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंस ऑफ नेचर, ये भी बिल्कुल सही है, होता है क्योंकि हमें रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें देखनी है। डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, और ऑब्वियसली अगर हम साक्ष्यों को अपने आसपास ही देखेंगे तो हमारी बच्चों की जो कैपेसिटी है वो एंगेज होने की एविडेंसेस में वो भी बढ़ेगी, बेहतर होगी। हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज ए डेफिनेट डिसिप्लिन। देखिए साइंस एक डेफिनेट डिसिप्लिन नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये नई नई थ्योरीज नई नई इसके साथ में चेंज होता रहता है, तो ये डायनामिक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन ग्रेड 7th अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। पहले उन्होंने टीच कर दिया है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, देन अब उन्होंने बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो पहले बता दिया उनको कि रेस्पिरेशन होता क्या। दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 of each the water. The test tube are labeled as A, B and C. They put a snail in test tube A, water test tube B and C, both snail और plant दोनों को कर दिया। The teacher then asked the student which test tube would have the highest concentration of CO2. Which process skill is teacher emphasizing in this case? अब सिंस उन्होंने पहले से ही बच्चों को रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है, पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर बच्चे किसी तरह का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस रेस्पिरेशन में भाई CO2 निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, मेजरमेंट यहाँ पर कर नहीं सकते किसी तरीके का, एस्टिमेट करना है नहीं, सिंपल सा हम देख रहे हैं कि वो बच्चे तुरंत प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct in respect of the activities suggested as part of extended learning in textbook? तो कौन सा नहीं करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, हमें ये बताना है। These are an important value addition to children repertoire of knowledge and skills. भाई प्रीवियस नॉलेज अगर हम लोग रिपर्टॉयर का मीन्स अगेन उसको जो है और ज्यादा एक तरह से मजबूत करना, मीन्स और ज्यादा उसको पक्का करना, ये कह सकते हैं हम लोग कि जो भी ज्ञान बच्चों को सिखाया जा रहा है उसमें वैल्यू ऐड करता है एक्सटेंडेड लर्निंग। तो हाँ भाई करता है, तो ये नॉट तो नहीं है, ये तो करेक्ट है। दीज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। एक्सटेंडेड लर्निंग से इवेल्युएशन का क्या है, चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दिस रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन। हाँ, तो कई तरह की एक्सटेंडेड लर्निंग जो बुक में दी हो रही है उसमें बच्चों से तरह तरह के केस, जैसे पिक्चर स्टडी है या केस बेस्ड स्टडी है, तो यहाँ पे या लर्निंग के लिए स्किल्स
जो है उन सब के बारे में वहाँ पे बात की जाती है, तो ऑब्वियसली बच्चे थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अपना कंक्लूजन निकालेंगे। सम ऑफ दीज़ एनहांस चिल्ड्रन्स इंटरैक्शन विद एक्सपर्ट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तरह-तरह की एक्टिविटीज़ दी जाती है। तो सबसे लीस्ट जो गलत दिख रहा है, जो नॉट करेक्ट है, दैट इज़ इवैल्यूएशन के लिए इनका यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is or are ordinarily not implied in the context of content validity? जो नहीं हो रही है, चलो इस पे भी बात कर लें। द कंटेंट इज अपडेटेड। कंटेंट हमेशा साइंस के करिकुलम में अपडेटेड ही होना चाहिए, ये तो करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। भाई कॉन्सेप्ट्स भी सही तरीके से ही रिप्रेजेंट होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट्स आर ट्रिविलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही यहाँ पर रॉन्ग होगा। जो नॉट करेक्ट की बात आ रही है, तो यही रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। दैट इज बाय सीटेट में यहाँ पर बच्चों को फुल मार्क्स मिले थे, जिसने जो भी लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज ऑप्शन ये स्टेटमेंट सी जो है वही यहाँ पर नॉट इम्प्लाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। Which of the following can be considered as the most suitable rationale for team teaching? ओके, टीम टीचिंग होता है वहां पर जहां पर 2-3 टीचर्स को एक साथ क्लास में लगा दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं टीम टीचिंग। अब इसमें से मोस्ट सुटेबल हमें तर्क ढूंढना है। इफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज साइज क्लासरूम, ठीक है भाई, बड़ा बहुत लार्ज है तो वहां भी लगा सकते हैं। इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। It makes the task of assessment easier. It is helpful in increasing student participation. देखिए आपको इन सब में चुननी है सबसे मोस्ट, ये सारी चीजों में सारे ही आपको अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा सभी अच्छे लगेंगे, ठीक है। बट हमें ये ध्यान रखना है, हमें सारे सही लगने हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो पेडागोजी क्या कहती है कि हमें जो है अपने क्लास में को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान करना है। तो जैसे ही ये वाला एक टर्म आ गया, वर्ड आ गया है, डाइवर्स एक्सपर्टीज, तो बेनिफिट्स दैट विद द डाइवर्स एक्सपर्टीज मीन जो हमारे टीचर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अगर वो एक्सपर्टाइज है उनकी, तो ये स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से बेनिफिटेड होगा। तो ऑप्शन 2 ही यहाँ पर मोस्ट सुटेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirrors in grade 8? ओके, स्फेरिकल मिरर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, दीज आर द स्फेरिकल मिरर। ओके, इनकी इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी एक्टिविटी मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी होगी, चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व द इमेजेस एट वेरियस पोजीशंस एंड प्लेन मिरर। स्फेरिकल की बात करें तो प्लेन मिरर में, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस। स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम इन कर्व मिरर। ओ, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, हमें तो सिंपल से देख लेना है। रियल ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बच्चे कहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 पर। चाइनीज जैसा हम सभी जानते हैं, स्पून का ऐसा होता है सरफेस, स्पून इस तरीके की होती है, तो ये इंटरनल सरफेस पे आप कॉन्वेक्स और एक्सटर्नल पे कॉनकेव आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स, और बच्चे इससे समझ सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो है कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर्स का। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not implied by the statement good science education is true? Okay, नहीं हो रहा है। Good science education is true to the child, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। साइंस की जो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल होती है। ठीक है, तो इसमें से हम 4 ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा नहीं अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अच्छी साइंस से बच्चे के अनुकूल भी होगी, यस, ट्रू टू लाइफ होगी, ट्रू टू चाइल्ड होगी, ट्रू टू डिसिप्लिन होगी। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प इन द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, हाँ तो ये तो ट्रू टू चाइल्ड हो गया। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट, ये भी है, ट्रू टू डिसिप्लिन हो गया, ट्रू टू लाइफ भी हो गया। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन्ड इन स्कूल, या साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। देखिए यहाँ पर 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ट्रू टू द डिसिप्लिन, लेकिन आप बच्चे को ट्रेन नहीं करेंगे। ट्रेन का तो मतलब हो गया आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बार बार प्रैक्टिसिंग करा रहे हैं, ड्रिलिंग करा रहे हैं।
साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएटली, डेवलप जो भी प्रैक्टिसेस आपकी हो रही हैं एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। डेवलपमेंटली मतलब होता है जिस तरह का बच्चा का एज है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के बेसिस पर क्लासरूम प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तभी ये ट्रू टू लाइफ होगा। लेकिन उनको ट्रेन नहीं करा जाता है डिसिप्लिन वे में रहने के लिए। वो अपने आप चीजें देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। तो दिस इज नॉट एम्प्लाइड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट, दैट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया है। अगर वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।